हेलो मेरे बाबू, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं इस स्टडी वाला प्यारा सा चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हैं आज का क्लास में। और बिना समय बर्बाद किए हुए तुरंत ही आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में हम लोग एक चैप्टर पढ़ लिए, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा चैप्टर आज पढ़ेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे हम लोग हर एक बुक का हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को क्लियर किए हैं। बस आपको केवल इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है और समझना है। उम्मीद करेंगे यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलो चलते हैं बाबू। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में समझते हैं। एक बार डायग्राम देख लीजिएगा, बुक में तो डायग्राम होगा, आपका बुक का ही डायग्राम है कि ये मानव का जो नेत्र है उसका डायग्राम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्रिस्टलीय लेंस है, नेत्रोध है, पुतली है, परितारिका है, स्वच्छ मंडल है जिसका एक और नाम होता है कॉर्निया, पश्चमाभि पेशियाँ है जिसको सिलियरी मसल्स बोलते हैं, दृष्टि पटल इसका एक और नाम है रेटिना बोलते हैं, दृक् तंत्रिका, और यहाँ पे आँख में द्रव जो भरा होता है उसको बोलते हैं कचाब द्रव। ये एनसीईआरटी का लाइन लिखा है, तो यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता है, बीच बीच से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है, तो हम लोग ध्यान से समझते जाएंगे कहाँ से प्रश्न आता है। बस एक बार पढ़ लेते हैं जब बुक में दिया है तो। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि, साउंड या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। तथापि आँखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना संभव नहीं है, असंभव है। बोलता है बाबू कि अगर आप आँख बंद करके चाहिएगा तो उस वस्तु का गंध को पहचान सकते हैं, स्वाद पहचान सकते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न साउंड को आप सुन सकते हैं, उसको स्पर्श करके छू के कुछ हद तक बता सकते हैं कि वो वस्तु है। लेकिन बोले कि कि रंग पहचान पाना, तो आंख बंद करके रंग पहचान पाना संभव ही नहीं। जब तक आप किसी रंग को देखिएगा नहीं तो कैसे बता पाइएगा कि वो कौन सा रंग है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है, कैमरे के जैसा है। इसका लेंस निका एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनता है। एकदम VVI ये लाइन है बाबू। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, याद रखिएगा रेटिना या दृष्टि पटल पर, क्योंकि रेटिना को ही दृष्टि पटल बोलते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर आँख में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। प्रकाश जो है हमारी आँख में स्वच्छ मंडल के द्वारा प्रवेश करता है। सर स्वच्छ मंडल क्या है, तो याद रखिएगा बाबू, एक पतली झिल्ली है। क्या है, पतली झिल्ली है। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति, याद रखिएगा, नेत्र गोलक की आकृति कैसा है, गोलाकार होता है। इसका व्यास भी याद रखिएगा कितना होता है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू कि नेत्र गोलक की जो आकृति है वो लगभग गोलाकार होती है और इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। आप डायग्राम को देखिएगा बाबू, ये कॉर्निया है, इसके पीछे एक संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं, परितारिका। क्या बोलते हैं, परितारिका। ये परितारिका क्या है, तो परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये जो परितारिका है ना, वो पुतली का आकार को कंट्रोल करेगा। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली किसको नियंत्रित करता है बाबू, हमारे आंख में कितना प्रकाश पहुंचता है, कम या ज़्यादा, उसको कौन कंट्रोल करता है, पुतली। अभिनेत्र लेंस, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से याद रखिएगा बाबू। अभिनेत्र लेंस जो है रेटिना पर किसी वस्तु का
उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि नेत्र लेंस आँख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो उल्टा तथा वास्तविक बनाता है। रेटिना क्या है? रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है। और वो सिग्नल कहाँ जाता है? दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचा दिए जाते हैं। दृक् तंत्रिका देखिएगा बाबू, यहाँ पे आँख में इस दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में मतलब ब्रेन में भेज दिया जाता है और वहाँ पे मस्तिष्क क्या करता है? उन सिग्नलों की व्याख्या करता है और अंततः इस सूचना को संसाधित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आँख के बारे में आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट, नेत्र की समंजन क्षमता। वह क्षमता जिसके कारण नेत्र जो है मतलब आँख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अगला टॉपिक है बाबू, नेत्र का निकट बिंदु, दूर बिंदु। निकट बिंदु को ही अल्पतम दूरी कहते हैं। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है बाबू कि नेत्र का निकट बिंदु आँख से कितनी दूरी पे होना चाहिए, तो याद रखिएगा लगभग 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। दूर बिंदु वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र कोई आँख वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। यह पूछता है कि नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है, याद रखिएगा बाबू अनंत दूरी पर होता है। कहाँ होता है? अनंत दूरी पर होता है। अगला पॉइंट, मोतियाबिंद क्या है, कैटरेक्ट क्या है, तो कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस, ध्यान दीजिएगा ये जो नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस है ये क्या हो जाता है? दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसका कारण क्या है बाबू? तो नेत्र की दृष्टि में कमी हो जाता है, मतलब देखने में थोड़ा कमी, मतलब आपको देखने में प्रॉब्लम होने लगेगा या तो फिर पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद मतलब सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। मतलब यदि आप मोतियाबिंद किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसका सर्जरी के द्वारा वो फिर से मतलब देखने लगता है। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, ध्यान दीजिएगा बाबू। दृष्टि दोष प्रमुख रूप से यहाँ 3 टाइप का पढ़ना है। निकट दृष्टि दोष जिसको निकट दृष्टिता भी बोलते हैं, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष जिसको दूर दृष्टिता भी बोलते हैं, और तीसरा जरा दूरदृष्टिता। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? तो कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे बहुत का कन्फ्यूजन होता है कि सर निकट दृष्टि दोष है मतलब नज़दीक वाला वस्तु नहीं दिखेगा, लेकिन जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बाबू। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। मतलब दूर दृष्टि दोष में दूर की रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेगा लेकिन नज़दीक वाला वस्तु को नहीं देख पाएगा। ध्यान देना बाबू। लेकिन जरा दूरदृष्टिता में क्या होता है? बढ़ती उम्र के कारण आँखों में होने वाला एक ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति को ना तो पास की और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पाती है। ये बड़ी दुख की बात है कि जो आदमी है वो ना तो नज़दीक वाला वस्तु देख पाता है और ना ही दूर वाला देख पाता है।
कारण क्या है बाबू? तो ध्यान देना, निकट दृष्टि दोष का कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। दूसरा कारण क्या है बाबू? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जस्ट इसका उल्टा दीर्घ दृष्टि दोष का कारण क्या है? यहाँ पे क्या होता था? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बाबू? नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। आप डायग्राम भी देख सकते हैं बाबू यहाँ पे निकट दृष्टि दोष का, ध्यान दीजिएगा। ये जो है वो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरबिंदु है। ये डायग्राम जो है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का है, और ये जो डायग्राम है आप इसको देख रहे हैं, इसका निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे कर सकते हैं? अवतल लेंस के माध्यम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है बाबू कि निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे होगा? याद रखिएगा, अवतल लेंस के द्वारा। तो यहाँ पे क्या करिएगा, जो अवतल लेंस लगा देते हैं, तो अवतल लेंस क्या करता है? उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल पर, रेटिना पर ले आता है, और इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। मतलब ये जो दोष है वो अच्छा हो जाता है। दो दृष्टि दोष वाला डायग्राम देखिएगा बाबू। ये पहला जो डायग्राम है वो दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु है। दूसरा डायग्राम दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? उत्तल लेंस के उपयोग द्वारा इस दोष को ठीक किया जाता है। तो वही लिखे बाबू कि दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण कैसे होगा? याद रखिएगा, उत्तल लेंस से होगा। जरा दूरदृष्टिता का कारण क्या है बाबू? यह पश्चमाभि पेशियों, ध्यान दीजिएगा, पश्चमाभि पेशियों डायग्राम में दिखाते हैं बाबू। ये जो पश्चमाभि पेशियां आप देख रहे हैं, ये पश्चमाभि पेशियां क्या होता है? धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है, मतलब कमजोर होने लगता है। और क्रिस्टलीय लेंस, आप ये जो क्रिस्टलीय लेंस देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये पश्चमाभि पेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, और ये क्रिस्टलीय लेंस जो है वो क्या होने लगता है? लचीलापन में कमी आने के कारण ये उत्पन्न होता है। कौन? जरा दूरदृष्टिता। मतलब व्यक्ति ना तो नज़दीक वाला देख पाएगा, ना तो दूर वाला देख पाएगा। इसका भी संशोधन है बाबू, इसका भी इलाज है। यहाँ पे द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग द्वारा इस दोष को दूर किया जा सकता है। द्विफॉक्सी लेंस, देखो द्वि मतलब दो फोकस वाला लेंस होगा, एक अवतल लेंस होगा, एक उत्तल लेंस होगा। याद रखिएगा, अवतल लेंस जो है बाबू वो ऊपरी भाग में लगा होता है, और वो क्या करता है? दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। उत्तल लेंस जो है बाबू वो निचला भाग में लगा होता है, और वो क्या करता है? पास की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले समझते हैं प्रिज्म क्या है। तो यह एक पारदर्शी माध्यम है जो दो नततल से मिलकर बना है। आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों के बीच के पारदर्शी माध्यम के भाग को प्रिज्म कहते हैं। आपको डायग्राम दिखा रहे हैं बाबू प्रिज्म को। क्या है? ये प्रिज्म है। ये क्या है बाबू? प्रिज्म है। ध्यान दीजिएगा, कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ क्या बोला कि किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों के बीच के पारदर्शी माध्यम के भाग को प्रिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कोण के बारे में पढ़ना होता है। प्रिज्म कोण, विचलन कोण और बहुत सारा कोण है, लेकिन यहाँ पे दो पहले पढ़ने, फिर हम लोग डायग्राम में सब समझ लेंगे कि प्रिज्म कोण क्या है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये प्रिज्म है। ये क्या है बाबू? प्रिज्म है। इस प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। मतलब ये आप जो प्रिज्म देख रहे हैं, ये साइड और ये इधर वाला साइड, दोनों के बीच में ये जो कोण बना है, आप ये ऊपर देख रहे हैं बाबू, ये इसी कोण को क्या बोलेंगे? प्रिज्म कोण बोलेंगे। देखो यहाँ कोण ए बराबर क्या है? प्रिज्म कोण, मतलब इसको प्रिज्म कोण बोलेंगे। दूसरा विचलन कोण।
प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा बाबू इस आकृति को, ये प्रिज्म की विशेष आकृति है और इस विशेष आकृति के कारण क्या होता है, निर्गत किरण, मतलब ये जो निर्गत किरण है कौन बाबू, देखो यहाँ पे दिया है एफ एस, यहाँ पे एफ एस क्या है, निर्गत किरण। ये निर्गत किरण क्या करता है, आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाता है। आपको दिख रहा होगा ये डी कोण, इसी कोण डी को विचलन कोण बोलते हैं। एंगल में इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसलिए डी से दिखाते हैं बाबू विचलन कोण को। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि निर्गत किरण जो है वो आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, इसी कोण को बोलते हैं निर्गत मतलब विचलन कोण। ठीक, और इसमें समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये प्रिज्म है, इधर से जो रेखा गई PE, इसको बोलते हैं आपतित किरण, क्योंकि ये आपतित हो रही है। फिर यहाँ से ये जो लाइन है EF, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं बाबू, अपवर्तित। दिख रहा है बाबू, यहाँ से जो लाइन गया P, इसको अपवर्तित किरण, यहाँ से जो EF गया उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, और FS जो गया वो है निर्गत किरण। कौन, ये तो भी समझा दिए, ये कौन सा कौन है, प्रिज्म कौन। कौन आई जो है वो कौन सा, ध्यान देना, ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसको बोलते हैं आपतन कोण आई। फिर ध्यान देना यहाँ पे अपवर्तित किरण EF और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। और यहाँ पे ध्यान देना निर्गत किरण और यहाँ पे अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसको बोलते हैं निर्गत कोण। निर्गत कोण को बोलते हैं इंग्लिश में इमर्जेंट एंगल। फिर यहाँ पे जो कोण D अभी समझाए थे कुछ ही देर पहले कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, इसी कोण को बोलते हैं विचलन कोण। उम्मीद करते हैं बाबू समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, चलो ये भी समझ लेते हैं बाबू। इसमें सबसे पहले देखो स्पेक्ट्रम पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है सर, तो श्वेत प्रकाश, मतलब श्वेत प्रकाश का क्या होता है, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ध्यान से समझना, डायग्राम में दिखा रहे बाबू। ये देखिएगा यहाँ क्या है, श्वेत प्रकाश। यहाँ पे जब ये मतलब प्रिज्म से पास होता है तो यहाँ पे जो पट्टी, ये बैंड प्राप्त हो रहा है, ये जो पट्टी प्राप्त हो रहा है, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। वही लिखें, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम के रंगों का क्रम पूछ लेता है बाबू क्वेश्चन, तो ध्यान से याद रखिएगा। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यही क्रम है। बैंगनी को इंग्लिश में वॉयलेट बोलते हैं, जामुनी को इंडिगो, नीला को ब्लू, हरा को ग्रीन, पीला को येलो, नारंगी को ऑरेंज, लाल को रेड बोलते हैं। आप शुरू में भी देखिए, यहाँ आई है, बी है, जी है, वाई है, ओ है, आर है, इसलिए मिला के भी गियर भी इसको पढ़ते हैं, VIBGYOR। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, यह लिखा है कि प्रसिद्ध परिवर्णीय शब्द विबगियर आपको वर्णों के क्रम याद रखने में मदद करेगा, जो कि बताती है। प्रकाश, सर यहाँ पे जो वर्ण विक्षेपण, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन के बाद विभिन्न रंगों में विभाजन होने की घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से श्वेत प्रकाश ये जो प्रिज्म से जा रहा है, तो अपवर्तन होने के बाद यही श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बट गया, 7 रंगों में। यही 7 रंगों में बटने की जो घटना है, उसे ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है बाबू, सर इंद्रधनुष कैसे बनता है। आप आसमान में, आकाश में 7 रंगों का जो पट्टी देखते हैं, बैंड देखते हैं, वो कैसे बनता है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बाबू कि कैसा स्पेक्ट्रम है, याद रखिएगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है।
यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इसका भी डायग्राम देखिएगा बाबू, ये ठीक, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इंद्रधनुष किधर बनता है? सूर्य जिधर रहेगा उसके विपरीत डायरेक्शन में बनता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है, इसके बाद इसे आंतरिक परावर्तित करती है। इस लाइन को समझिएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बाबू, जल की, दिख रहा है बाबू, हाँ देखना, देखिएगा, जल की सूक्ष्म बूंदें, ये क्या है? वर्षा का बूंद है, ये जो आप गोला से दिख रहे हैं ना, ये जल की बूंद है। सूक्ष्म बूंदें प्रिज्म की भांति है, मतलब ये प्रिज्म के जैसा काम करता है। ये कैसा काम करता है? जल की बूंदें, वर्षा की बूंदें प्रिज्म के जैसा काम करता है। अब सूर्य के आपतित प्रकाश को, मतलब देखो यहाँ पे इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, मतलब आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित, मतलब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, आपतित होने के बाद ये वर्षा की बूंदें जो कि प्रिज्म जैसा काम कर रहा है, इसके अंदर जाता था, अपवर्तित हो रहा है। इसके बाद विक्षेपित होकर आंतरिक परावर्तित करती है। देखो यहाँ पे आने के बाद फिर टकरा के इधर आने लगता है। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को फिर से अपवर्तित करती है, फिर से अपवर्तित करती है। मतलब बोलता है ये जो प्रकाश है वो जल से जब बाहर निकलता है तो फिर से बाहर निकलते टाइम में अपवर्तित होती है। और ऐसा होने से क्या होता है? प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचते हैं। प्रेक्षक मतलब समझ रहे हैं, देखने वाला के आँखों तक पहुँचता है। किसके कारण? परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण। परिक्षेपण मतलब प्रकाश कणों को फैलाना। तारों का टिमटिमाना, ध्यान से समझना बाबू, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। तारों का टिमटिमाना क्या होता है? तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन, याद रखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? याद रखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वायुमंडल की परतों का घनत्व, याद रखिएगा, वायुमंडल की कई परत है, 5 परत, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडलीय परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से, अपने रास्ता से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है। विचलित मतलब मुड़ना, जैसे मान लो इधर से आ रहा है, पता चले कभी कम मुड़ा, कभी ज़्यादा मुड़ा, विचलित हो गया, मतलब अपने रास्ता से कभी कम विचलित होती है तो कभी अधिक विचलित होती है। इससे क्या होता है? आँखों में प्रकाश कभी कम पहुँचता है और कभी ज़्यादा पहुँचता है, जिससे क्या होता है? तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अगला पॉइंट, सर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत पास है और इसीलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले, ध्यान देना क्या बोल रहा है, यदि हम ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारी आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। क्या होगा बाबू? शून्य होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाएगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि मतलब टिमटिमा रहा है। क्यों? क्योंकि सभी बिंदु साइज के जो प्रकाश स्रोतों से हमारे आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा है, उसका जो कुल परिवर्तन है वो उसका जब औसत मान देखा गया तो वो शून्य हो जाता है, शून्य होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव नहीं पता चलेगा।
अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ये ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे एनसीईआरटी से क्लियर कर देते हैं बाबू। सूर्योदय से आगे और सूर्यास्त के बाद। ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पे क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। मतलब सूर्योदय होने से लगभग 2 मिनट पहले भी दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त होने के लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से क्या हमारा अर्थ क्या है? सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। याद रखिएगा, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर कितना होता है बाबू? 2 मिनट ही है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर, याद रखिएगा, लगभग 2 मिनट। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्र का चपटी प्रतीत होती है। प्रकाश का परिकिरणन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश को फैलने की घटना को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिकिरणन बोलते हैं बाबू। ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर कुछ टॉपिक पढ़ना है। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? तो जब कोई प्रकाश किरण पुंज महीन कणों में क्या क्या हो सकता है? धुआं हो गया, जल की सूक्ष्म बूंदें हो गया, धूल के निलंबित कण हो गए, वायु के अणु हो गए, उसे टकराता है तो क्या होता है? उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण पुंज महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बाबू। थोड़ा हम जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक बचा है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परिकिरणित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। याद रखिएगा ये बाबू, क्या बोल रहा है कि लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा जो है वो नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकिरणित करता है। परिकिरणित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई परिकिरणन ना हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। क्या बोल रहे हैं? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई परिकिरणन ही ना हो पाता, तब क्या होता? आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर परिकिरणन सुस्पष्ट नहीं होता है। परिकिरणन का मतलब ही होता है बाबू प्रकाश को फैलाना। संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे के संकेत जो सिग्नल है उसका प्रकाश लाल रंग का होता है। सर कोई पूछेगा ऐसा क्यों होता है? याद रखिएगा, लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम परिकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग ही दिखलाई देता है। उम्मीद करता हूँ बाबू यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा हम
फास्ट कंप्लीट करने का प्रयास किया हूँ, ताकि मतलब आप लोग का समय भी बचाया जा सके, क्योंकि अभी आप लोग का टाइम बहुत कीमती है बाबू। वैसे तो ये चैप्टर अगर पढ़ाएं तो 7 से 8 क्लास लग जाता है पढ़ाने में, लेकिन उम्मीद किया हूँ कि 30 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि अभी आप लोग का एक एक मिनट कीमती है और आप इसमें जितना सेल्फ स्टडी करिएगा वही ज़्यादा फायदा बाबू। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, रिवीजन कराने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, और उम्मीद करेंगे कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि हम सभी पॉइंट को यहाँ क्लियर करने का प्रयास किए हैं। तो एक लास्ट में जाते जाते कुछ पॉइंट सुन लीजिएगा बाबू। उड़ना और भी तेरी उड़ान बाकी है, उड़ना और भी तेरी उड़ान बाकी है, एक दिल ही टूटा है जान बाकी है, उसके जाने की परवाह क्यों करता है। हाँ सुनिएगा, उसके जाने की परवाह क्यों करता है, तेरे खुद की अभी पहचान बाकी है मेरे दोस्तों, तेरे खुद की अभी पहचान बाकी है। तो थैंक यू, जय हिंद मेरे बाबू। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।